हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जैसा कि आप इंटरफेस में देख रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, आरबीएससी मूल पाठ्यपुस्तकों की इस कड़ी में हम आज कक्षा 10 इस पाठ्यपुस्तक को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमने इस चैनल के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। आज की कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये एक शानदार पाठ्यपुस्तक है जो हमारे राजस्थान जीके के कंटेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की चहेती किताबों में से एक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं, वो भी लाइन टू लाइन। इसलिए हमने एक थीम शुरू कर रखी है। आप भी हमारे साथ जुड़िए। अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो बताना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप तक इन पाठ्यपुस्तकों के लाइन टू लाइन कंटेंट को पहुँचा रहे हैं। तो आज के कंटेंट की शुरुआत करेंगे और इस कंटेंट का जो मेन टॉपिक रहेगा आज की इस वीडियो का, वो रहेगा अध्याय नंबर 1, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। राजस्थान के इतिहास से संबंधित यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो भी लाइन टू लाइन। इसलिए हमने भी इस थीम को ऐसे ही आगे बढ़ाया है, इस श्रृंखला को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे एक बार पुनः कि आप अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस श्रृंखला के बाद में हम एक ऐसी श्रृंखला लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भी बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। हमारी टीम आप तक बहुत सारा ऑथेंटिक जो बायोडाटा वो पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो इस पर हम कार्य जारी है, हम इस पर होमवर्क कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आगामी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रीट हो, जो एलडीसी हो या फिर पीटीआई एग्जाम है, अन्य बहुत सारे ऐसे वनपाल वगैरह और सीटी एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की। अध्याय नंबर 1, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। अगर चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और लाइक भी कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कंटेंट की। कंटेंट शुरू करने से पहले जो अनुक्रमणिका है उसको देख लेते हैं कि हम इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से किन किन टॉपिकों का बढ़िया तरीके से लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय। इसके बाद में हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के उत्सव और त्यौहार और मेले, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान चित्रकला एवं लोक कलाएं, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, लोक संगीत और राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। इसके बाद हम करेंगे राजस्थानी भाषा और साहित्य। यहाँ से प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और इसके बाद इसका अंतिम अध्याय रहेगा 11वां अध्याय, जैसे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो आप जो जितने भी ये कंटेंट देख रहे हैं, जितना भी ये टॉपिक है, वो आप अपने स्लेब्स के अकॉर्डिंग मिलान कर सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे पुट आउट होते हैं और जो आपका स्लेब्स है वो किस पाठ्य पुस्तक को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये किताब है बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली है। मैं तो इसे रामबाण ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बाहर जाता ही नहीं। राजस्थान जीके आप कवर करना चाहते हैं तो इस पाठ्य पुस्तक के साथ ही आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको लाइन टू लाइन अध्ययन करवाने वाले हैं। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन इतना ऑथेंटिक, इतना शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि हम कक्षा में इसको याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान का इतिहास। टॉपिक नंबर 1, अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एक परिचय। राजस्थान, शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो इसमें पढ़ रहे हैं 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान नाम से कोई अस्तित्व नहीं था। कब तक? 1949 से पहले। ऐसा माना जाता है कि 18वीं ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को राजपुताना नाम दिया था। राजपुताना नाम किसने दिया था? तो वो दिया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। हमारे राजस्थान को राजपुताना नाम किसने दिया था? तो 18वीं सदी में, 18वीं सदी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने। इसके बाद 1829 में, ये देखिए लाइन कितनी महत्वपूर्ण है, 1829 में
एनेल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। दोबारा देखते हैं, ये जो एनेल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पाठ्य पुस्तक किसकी है? ये कर्नल जेम्स टोड की है। ये एक शानदार पुस्तक, और ये इसी में सबसे पहले राजस्थान नाम का उल्लेख मिलता है, जब कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान नाम दिया था। राजपूताना नाम पूछे तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी में, और 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान सर्वप्रथम रखा था। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है कैसे। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन उपनामों में ऋग्वेद में लिया गया नाम था मरु, धनव्य, इसके बाद में जांगल, मत्स्य और सूरसेन। ये किस में लिखा गया था? ऋग्वेद में। मरु और धनव्य दोनों का अर्थ एक ही होता है, जिसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए होता था। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था, और कालांतर में इनमें से मारवाड़ के नाम से भी जानते हैं। जांगल शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किया गया जहां समी, केर और पिल्लू आदि होते हैं। जांगल प्रदेश क्यों? क्योंकि जंगल वाला क्षेत्र, तो वो क्या था? जहाँ पे समी थी और जहाँ पे केर था, जहाँ पिल्लू था, ये सब चीजें पाई जाती थी, वो जांगल प्रदेश कहलाया। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है। प्रश्न बनता है बहुत बार कि राजस्थान में जांगल प्रदेश का क्षेत्र कौन कौन सा है, या फिर ऐसे बनता है प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में आया है कि बीकानेर और नागौर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से एक निकालना पड़ेगा हमें, जांगल प्रदेश। बीकानेर और नागौर के बीच का जो आसपास का क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश कहलाता है। मारवाड़ कहलाता है जोधपुर का क्षेत्र। इसके बाद में मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर, भरतपुर और तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर क्रोली के अधिकांश भाग को सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत में राजस्थान के किस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? तो सूरसेन क्षेत्र का मिलता है। कहाँ? महाभारत में। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र जो निम्नलिखित है। माई नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। माई नदी के आसपास का भौगोलिक उपनामों से अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ से बनता है कि माही नदी के आसपास का प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे यानी कांठे पर स्थित है। कांठा किसे कहते हैं? किनारे को, और किनारे किसे कहते हैं? कांठे को। 56 गांवों के समूह के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, कौन सा? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। राजस्थान में 56 का मैदान कौन सा कहलाता है? तो वो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है वो 56 का मैदान कहलाता है। बेसरोडगढ़ से बिजोलिया तक, कितना शानदार प्रश्न बनता है। बेसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो पठारी होने के कारण ऊपर माल कहलाता है। बेसरोडगढ़ से बिजोलिया का जो बीच का भाग है, जो पठारी भाग है, उसको हम कहते हैं ऊपर माल। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण इसे गिरवा कहते हैं, गिरवा कहलाता है। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है उसे गिरवा कहते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बांगड़ कहलाता है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बागड़ भी है और एक बांगड़ भी है। तो ये बागड़ जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वो बागड़ कहलाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती के नाम से जानते हैं, और चूरू, झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र वो शेखावाटी के नाम से जानते हैं। ये तो था राजस्थान के जो भौगोलिक प्रादेशिक प्रदेश हैं उनके अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग नाम। हम पढ़ते हैं इतिहास का विभाजन करते हुए।
इतिहास का काल विभाजन कैसे होता है? मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। और कौन कौन से है वो 3 कालखंड? हम देखेंगे। पहला है 3 कालखंड कौन कौन से? प्राग युग, आदि युग और ऐतिहासिक युग। प्राग युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसमें ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से परिचित नहीं था। कौन से? प्राग युग में, शुरुआती युग में। आदि युग किसे कहते हैं? की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, किंतु या तो वे अस्पष्ट है या उसकी लिपि का अभी तक कोई पढ़ना संभव नहीं है उसका। देखिए, प्राग युग में तो कोई लिखना था ही नहीं, ठीक है, लेकिन क्लास से परिचित नहीं थे मानव। और आदि युग में क्या हुआ? आदि युग में लिखा तो सही था, लेकिन वो क्या था? न तो स्पष्ट था, सुस्पष्ट नहीं था, वो हम पढ़ नहीं सकते थे, या फिर वो ज्यादा था तो नष्ट हो गया। तो ये अस्पष्ट और इसकी लिपि को पढ़ना संभव नहीं हुआ। ऐतिहासिक युग, जो तीसरा युग था ऐतिहासिक युग, उस काल के इतिहास को कहा जिसे शब्द में स्पष्ट सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य है वो सारे उपलब्ध हैं। उन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा तक सभ्यता के पूर्व तक का है। आदि युग यह हड़प्पा काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा, और इसके बाद ऐतिहासिक युग यह युग 600 ईस्वी से वर्तमान तक जारी है। ऐतिहासिक युग के बारे में पढ़ेंगे तो 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। अब पढ़ते हैं इसका प्रागैतिहासिक राजस्थान। प्राग युग राजस्थान का पहला युग जो था। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाली कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। संक्रमणों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान एक बहुत बड़ा भाग था और मरुस्थल भी है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में क्या था? समुद्र विद्वान था, और सरस्वती और द्विस्तर नदी इससे समुद्र में आके गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वदा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। देखिए, पहला जो भाग था प्राग युग, इसमें इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। तो ये तो जो राजस्थान के परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अब इसके बाद पढ़ेंगे तो मध्य काल, पाषाण काल, ये सब हमारे टॉपिक में ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन अब यहाँ से जब राजस्थान में पढ़ेंगे थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पढ़ते चलेंगे हम साथ में। तो बात करें राजस्थान में धातु काल, इसके बारे में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। ताम्र पाषाण, ताम्र और ताम्रकांस्य काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान में भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तात्कालिक युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास में पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में से गणेश्वर सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलुंड राजमंद में, आहड़ जोड़ोल उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़ में। प्रश्न बहुत बार है ये कि पिंड पांडलिया जो धातु क्षेत्र है वो कहाँ है? चित्तौड़ में। कुराड़ा कहाँ है? नागौर में। साबनिया व पुंगल का है? बीकानेर में। नंदलालपुरा, किरातकोट व चितवाड़ी ये जयपुर में है। नंदलालपुरा, किरातकोट और चितवाड़ी ये कहाँ है? जयपुर में। इसके बाद में एलाना कहाँ है? एलाना जालोर में है। बूढ़ा पुष्कर जयपुर अजमेर में। कोल माहौली सवाईमाधोपुर में। मलाय भरतपुर में आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लोह काल की बात करें, ताम्र और कांस्य काल के पश्चात
लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इससे कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे प्रदेशों को ही बदल दिया। राजस्थान में लोहे क्या है? भरतपुर में, जोधपुरा, जयपुर में, सुनारी, झुंझुनू, रेड टोक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। प्रश्न बनेगा लोहे युगीन सभ्यता कौन कौन सी है? प्रश्न बनेगा लोहे युगीन सभ्यता में राजस्थान में लोह युगीन पर भरतपुर, जोधपुर जो कि जोधपुरा जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में और रेड टोक ये राजस्थान की ऐसी सभ्यता स्थल है जो कोई लोहे युगीन सभ्यता है। लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में, और सुनारी झुंझुनू में लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र व उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। लोहे की भट्टियां, लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ मिली है? लोहा गलाने की भट्टियां राजस्थान में जोधपुरा और सुनारी से लोहे के गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। अस्त्र शस्त्र निर्माण के भी कारखाने अवशेष मिले हैं। रेड को तो लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल को राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं? तो वो है रेड को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। लोहा काल के पश्चात भारत में अन्य भागों के भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मृदबान संस्कृति हुई। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नो आदि क्षेत्र से मिलते हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग समाप्त हो गया। तो ये पढ़ा हमने जो राजस्थान के जो परंपराएं थी लोह काल में, उत्तर नवपाषाण काल में, और इसके बाद में पढ़ा था मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। यानी ये आज हमने ये पढ़ा है। कल जो हमारा जो टॉपिक कहाँ से शुरू होगा वो मैं बताना चाहूँगा। कल के टॉपिक का अपडेट देते हुए हम वीडियो को इसको समाप्त करेंगे। कल पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही शानदार कंटेंट है। कल की क्लास को मिस मत करना। चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करना। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इतना ज़्यादा मोटिव करेगा कि हम इस प्रकार के नवाचार आप तक अथक प्रयास के साथ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।